अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के हमारे आज के लेसन का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिएक्शन कोशेंट। ये फेडरल, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड के चैप्टर नंबर 7, पंजाब बोर्ड के चैप्टर नंबर 8 और सिंध बोर्ड के चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक है। इस लेसन में हम ये देखेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोशेंट को यूज करते हुए किस तरह हम एक रिवर्सिबल रिएक्शन की डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड दैट इज डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन देखेंगे, यानी कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स जाना पसंद करेगा, किस तरह से। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम अगर देखें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसमें जब हम बात करते हैं, जो हम यूजुअली कंसंट्रेशंस की फॉर्म में लेते हैं, तो हम जो बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वो के सी उसके लिए लिखते हैं। ठीक है, और इक्विलिब्रियम अटेन जो होता है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन में ही हो सकता है। तो एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं यहाँ पे, जिसमें हम देखते हैं ए मोल्स ऑफ ए जो है वो रिएक्ट करते हैं बी मोल्स ऑफ बी के साथ, जो कि सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी। बेसिकली ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, तो ऑपोजिट भी जा सकता है, यानी कि सी मोल्स ऑफ सी रिएक्ट कर सकते हैं डी मोल्स ऑफ डी के साथ, और दे सकते हैं प्रोडक्ट ए मोल्स ऑफ ए और बी मोल्स ऑफ बी, यानी कि ये रिएक्शन दोनों साइड्स पे जा रहा है। ठीक है, तो अगर फॉरवर्ड जाएगा तो सी और डी हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगी, बैकवर्ड जाएगा तो ए और बी प्रोडक्ट्स होंगी, यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि इधर से हमारे पास जो हम रिकॉल करें, हमने जो इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यूज देखी थी कि किस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आता है, तो उसका जो हमारे पास एक्सप्रेशन है वो ये आ गया। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसको अगर हम देखेंगे तो हमने एक इस तरह के रिएक्शन को लिखा ना, और ये हमने कहा कि जो हमारे पास प्रोडक्ट concentration of product of concentration of products raised to the power their respective parts divided by product of the concentration of reactants raised to the power their respective parts। इस तरह से था। ऐसे करते हैं, इसको मोर जनरल टर्म में लिख लेते हैं, जैसा कि अगर इसकी जगह, इस रिएक्शन की जगह हम ये लिख दें कि हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ रिएक्टेंट्स जो है वो क्या कर रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन में प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। सिंपल ये लिख दिया। ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर जो ये हम रेशो देख रहे हैं, ये जो रेशो आई है, इसको हम कुछ इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि इसको हमने लिखा कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरह लिख दिया, बिल्कुल सिंपल करके। ठीक है, यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अच्छा, अब ये देखते हैं, यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि इसको के, इसको सिर्फ सिंपल के लिखे रहने देते हैं। चले, अगर हम लिखे भी रहने देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस रेशो को जनरली हम किससे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, हम यहाँ पे कह देते हैं कि चले ये क्यू है या एक कोई रेशो है। ठीक है, ये हमने यहाँ इसके लिए क्यू का वर्ड लिखते हैं, यानी कि ये रेशो की जब हम बात करें। ठीक है, अब चले ब्रैकेट में यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि ये रेशो को जब हम इस तरह से ले रहे हैं। ठीक है, अब देखिए कि अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। ठीक है, रिएक्शन ने फॉरवर्ड भी जा सकता है, रिएक्शन बैकवर्ड भी जाएगा, रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा ये डिपेंड करेगा इस रेशो पे। ठीक है, ये रेशो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगी हमारे पास। किस तरह से, अब ये देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक हमारे पास पॉसिबिलिटी है वो ये आ जाएगी कि हम कहते हैं कि हमारे पास होता क्या है कि जो प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन है, या हम चले इसको इस तरह से लेते हैं, जो हमारे पास के इक्विलिब्रियम है। ठीक है, के इक्विलिब्रियम है, ये क्या है, ये ग्रेटर है देन क्यू, यानी कि रेशो से। ठीक है, रेशो से ग्रेटर है, यानी कि जो रेशो है, अगर रेशो देखिए, रेशो छोटी है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं।
अब देखिए रेशो जो है वो तो ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो हमारे पास के इक्विलिब्रियम है यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसने तो कांस्टेंट रहना है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर कंडीशंस पे इसने तो क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। ठीक है, तो कांस्टेंट कंडीशंस पे ये कांस्टेंट रहेगा, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये कांस्टेंट रहेगा। तो हम देखते हैं कि ये रेशो जो है ये ऊपर नीचे होगी। अगर फर्ज करें ये हम जो है वो के इक्विलिब्रियम देखते हैं कि ये कांस्टेंट है और रेशो जो है वो उससे कम है। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो के इक्विलिब्रियम है ये 1 है। ठीक है, फर्ज कर लेते हैं, लेट्स सपोज कि जो के इक्विलिब्रियम है यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे के इक्विलिब्रियम ये जो है वो इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, यानी कि अगर 1 होगा तो डेफिनेटली हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन हुआ हुआ है, तो उस पर जो है वो कांस्टेंट जो है फर्ज कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि अगर हमारे पास 1 जो है, यानी कि जो रेशो है वो हमारे पास क्या आ रही है, ग्रेटर देन लेस देन 1 आ रही है। इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में हमें पता चलता है कि जी हम देखते हैं कि ये लेस देन 1 जो चीज होती है वो पॉइंट्स में आ जाएगी, नेगेटिव में तो नहीं आएगी ना, पॉइंट्स में आ जाएगी। कंसंट्रेशन तो नेगेटिव में होती ही नहीं। तो हम देखते हैं इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स जो है वो ज्यादा है, प्रोडक्ट्स कम है। इसका मतलब यही हुआ ना कि रिएक्टेंट्स जो है वो क्या है, ज्यादा है, प्रोडक्ट्स कम है। ऐसे में क्या होगा, रिएक्टेंट्स डिनोमिनेटर में उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, हम ये कहेंगे बेसिकली रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कम है। ऐसे में हम ये देखते हैं कि हम क्या करते हैं कि जो रिएक्शन है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इस इफेक्ट को अपोज करेगा। यानी कि अगर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाना पसंद करेगा, ताकि फॉरवर्ड ज्यादा जाएगा, उसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड होगी। ठीक है, उसका फॉरवर्ड रेट जो है वो ज्यादा होगा ताकि प्रोडक्ट्स बने और वो इक्विलिब्रियम अटेन करना चाहें। इक्विलिब्रियम वही होता है ना कि हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स यानी एक इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है, तो उस इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर चीज ज्यादा है तो ओवरऑल चीज डेफिनेटली हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास जो है वो हम कहते हैं कि वो लेस देन 1 हो जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो के इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो ग्रेटर हो जाता है, रेशो कम हो जाती है, और रेशो की कम होने की वजह रिएक्टेंट्स का ज्यादा हो जाना होता है। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि रिएक्शन कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड जाना पसंद कर रहा है। ठीक है, हमने ये देख लिया, यानी कि हमारे पास रिएक्टेंट्स ज्यादा हैं कंसंट्रेशन में, तो वो कहते हैं कि जी हम रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो प्रोडक्ट्स बनेंगे, इसलिए प्रोडक्ट्स बनना शुरू होती हैं और डेफिनेटली फिर वो फॉरवर्ड जा रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आ जाएंगे हम सेकेंड पॉसिबिलिटी पे। सेकेंड पॉसिबिलिटी में देख लेते हैं कि हमारे पास होता क्या है। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना वो छोटा होता है। ठीक है, और जो हमारे पास रेशो है वो बड़ी है। ठीक है, रेशो ज्यादा है, यानी कि अगर हम सपोज कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 है तो 1 जो है वो ग्रेटर देन 1 है, रेशो जो है वो ग्रेटर देन 1 है। ऐसे में क्या होता है, ऐसे में हम देख लेते हैं कि हमारे पास रिएक्शन हम अगर रेशो के लिहाज से देखें, क्योंकि रेशो के लिए हमने क्यू लिख दिया था, तो रेशो के लिहाज से देखें तो देखें प्रोडक्ट ज्यादा होंगे, यानी कि न्यूमिरेटर जो है वो ज्यादा होगी, यानी कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो हमारे पास जो है वो ओवरऑल रेशो जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही देख लेते हैं कि हमारे पास होता क्या है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और रिएक्टेंट्स की कम होती है इस सिचुएशन में। ठीक है, जिसकी वजह से अब देखें अगर प्रोडक्ट्स ज्यादा है कंसंट्रेशन में और रिएक्टेंट्स कम है तो इक्विलिब्रियम पे आने के लिए क्या होगा कि रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ताकि रिएक्टेंट ज्यादा ज्यादा बने, है ना, और उनकी कंसंट्रेशन जो है वो हम इक्विलिब्रियम में आए प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के साथ। ऐसे में हम देख रहे हैं कि रिएक्शन कहाँ जा रहा है, रिवर्स जा रहा है। ठीक है, रिवर्स कह सकते हैं या बैकवर्ड कह सकते हैं। और ऊपर हमने क्या देखा था कि वो जो है हमारे पास फॉरवर्ड किया था, किस कंडीशन में, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ग्रेटर था किससे, रेशो से। अच्छा, तीसरी पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर आ जाती है, वो क्या है, उसमें क्या कहा जाता है, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो रेशो है यानी क्यू जो है वो क्या हो, इक्वल टू 1 आ जाए। रेशो इक्वल टू 1 होगी तो देखें इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन लेट सपोज x है और रिएक्टेंट्स की भी इसका मतलब है, क्योंकि दोनों की वो भी x आ जाएगी। ऐसे में दोनों कैंसिल होंगे और हम देखते हैं हमारे पास रेशो 1 आएगी, है ना। इसका मतलब है प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, यानी कि इक्विलिब्रियम में आ जाती है। ऐसे केस में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन आ जाती है। हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास यहाँ पर हमने क्या लिया है, 1 से कंपेयर किया हुआ है ना, हम देखते हैं कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो इक्वल हो जाता है किसके, रेशो के, दोनों इक्वल हो गए।
और हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास जो सिस्टम है वो किस में आ गया, जब हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ये रेशियो जो है वो सेम हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तो हमारे पास हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पे आ जाता है हमारा हम कहते हैं सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो ये स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट हम देख लेते हैं, एक्सटेंट होता है किस हद तक। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सटेंट, हम कहते हैं टू व्हाट एक्सटेंट। ठीक है, कि किस हद तक, यानी कि अगर हम यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी बात करें तो हम कहते हैं कि रिएक्शन या केमिकल रिएक्शन जो है वो किस हद तक जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड अगर हम देखें, यूजुअली रिएक्शन को हम ऐसे ही देख रहे होते हैं ना कि हम कहते हैं जैसे कि यहाँ पर ये रिएक्शन भी मौजूद है। ठीक है, तो एक जनरल रिएक्शन ले लिया, तो ये किस हद तक फॉरवर्ड जाएगा, इसको हम एक्सटेंट कह देते हैं। ठीक है, किस हद तक ये एक प्रोडक्ट बनाएगा, हम ये भी कह देते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर अगर इसको ये ले लें कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है रिएक्टेंट्स। ठीक है, हम कहते हैं यहाँ रिएक्टेंट्स हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि वो क्या बना रहे हैं, हमारे पास यहाँ से आ रहा है एक रिवर्सिबल रिएक्शंस के नतीजे में यहाँ पर हमें हासिल हो रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बन रही हैं प्रोडक्ट्स। तो हम कहते हैं किस हद तक जो है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इसको हम कहेंगे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, ये भी एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, और हम देखते हैं कि ये किस तरह से हमें यहाँ से किस तरह से अंदाजा होता है, इसकी हम यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हम केसी से देखें तो इसके लिए हम यहाँ हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए इसका एक्सप्रेशन ले आते हैं। चलिए इस इक्वेशन के लिए हम एक्सप्रेशन ले आते हैं, यहाँ पे यहाँ से हम इसके लिए एक्सप्रेशन ले आए। ठीक है, अब देखिए होगा क्या कि अगर हमारे पास केसी की हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरह से पता चलेगा कि अगर केसी यहाँ पे बहुत बड़ा है। ठीक है, केसी की वैल्यू जो है वो बहुत लार्ज है, यहाँ से हम इसकी पॉसिबिलिटीज देखते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या कहा, पॉसिबिलिटी नंबर 1 ये है कि हम केसी कह रहे हैं बार बार इसको, तो ये केसी भी होता है और ये जो है के इक्विलिब्रियम भी है। ठीक है, क्योंकि ये हम कंसंट्रेशन के लिहाज से हम ले रहे हैं ना, इस वजह से। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, चलिए हम इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही कहेंगे, अगर ये क्या हो, ये बहुत लार्ज हो। ठीक है, इसकी लार्ज क्वांटिटी में आए, यानी कि इसकी वैल्यू बहुत लार्ज हो, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट है, एक रिएक्शन के लिए बहुत लार्ज हो, तो हम कहते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा, देखिए ये चीज किस तरह से इसको देखते हुए हम कैसे कह सकते हैं कि एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लार्ज होगा, जब हमें पता हो कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है कि ये प्रोडक्ट्स है ना, और जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स है वो कम रह गई उसके मुकाबले में। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ है, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है हमारे पास, तो उसका मतलब फॉर श्योर ये होता है कि हम कहते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है, यहाँ तक कि जो प्रोसेस है या रिएक्शन है वो कंप्लीट होने को आ गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या कह देते हैं, हम कहते हैं कि रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ठीक है, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये हमने देख लिया। दूसरी पॉसिबिलिटी पे चले आ जाते हैं हम। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कहती है, पॉसिबिलिटी नंबर 2 देखेंगे। हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अगर स्मॉल हो। ठीक है, हम देख रहे हैं अगर इसकी वैल्यू स्मॉल हो तो हमारे पास क्या होगा। अच्छा, इसकी अगर इसकी वैल्यू स्मॉल हो, स्मॉल कैसे हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जी यहाँ पर रेशो आ रही है प्रोडक्ट ऑफ concentration of products to raise to their respective parts। ठीक है, raise to their respective moles। ठीक है, इसकी रेशो किससे ले रहे हैं, इसकी रेशो हम ले रहे हैं किससे, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स raise to the power इनकी जो रिस्पेक्टिव मोल्स हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए यहाँ तो रेशियो है ना, अब ये रेशियो से हमें क्या यहाँ पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि अगर ये बहुत स्मॉल होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, तो होगा ये कि जो हमारे पास रिएक्टेंट्स है उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी और प्रोडक्ट्स की इतनी नहीं होगी। ठीक है, कंसंट्रेशन इसके मुकाबले में काफी कम होगी। ठीक है, और ऐसे में हम देखते हैं कि यही टाइम होगा ना, उसी में हमें पता चलता है कि देखिए इसका मतलब है कि रिएक्शन इतना प्रोसीड नहीं किया उसने, रिएक्शन जो है वो एक अच्छे रेट के साथ, एक अच्छी स्पीड के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है ना, यानी कि रिएक्शन हम कह सकते हैं कि बहुत स्लो है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रिएक्शन स्लो। ठीक है, ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई, और हम देखते हैं कि जितना हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू स्मॉल होगी उतना ही रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। ये भी हो सकता है कि बहुत स्मॉल होने की वजह से रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जो है वो पॉसिबल ही ना हो।
जैसे कि अगर हम इन दोनों की मिसाल यहाँ देख लेते हैं, ठीक है, दोनों के लिए एग्जांपल्स देखेंगे। इसको हम ऐसे करते हैं, यहाँ से नीचे ले आते हैं ताकि हम जो है यहाँ पर बात करें अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है बहुत हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग वैल्यू हो, ठीक है, यानी कि हमारे पास एक लार्ज वैल्यू आ जाए। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेंगे ओजोन की डिकम्पोजिशन की बात करेंगे। ओजोन है, ओजोन हमारे पास एक्चुअली डिकम्पोज करके क्या बना लेता है, ओजोन बना लेता है ऑक्सीजन। लेकिन ये रिएक्शन हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल भी होता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन से भी हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू ओजोन बनाते हैं। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएंगे तो 3 इंटू 2 6 होगा, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे तो ये जो है इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, इस इक्वेशन के लिए अगर हम यहाँ पर क्या देख लें, इसके लिए हम यहाँ पर इसकी वैल्यू देख लें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो वो हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो हम देखते हैं कि वो हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास आ जाती है इंटू 10⁻⁵ डिग्री सेल्सियस तक, 55 आ जाती है, इंटू 10⁻⁵ तक आ जाती है एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। चलें, ये जो रूम टेम्परेचर है इसको भी हम यहाँ नहीं लिखते, वहीं पर लिखेंगे जहां पर हमने अपना केसी लिखा है कि हमने किस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बात करें। इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पर ये भी देखा है कि हम जो पहले बात कर चुके हैं, जब हमने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की थी, तो हमने कहा था कि जो एक हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये हम 25 डिग्री सेल्सियस पे देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत बड़ी है ना। तो बहुत बड़ी वैल्यू से क्या होता है, हम ये देखते हैं कि हमारे पास हमने कहा कि प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा बनेंगी। इसका मतलब है कि जो डिकम्पोजिशन है, यानी कि ओजोन से जो ऑक्सीजन बन रही है रूम टेम्परेचर पे, वो हमारे पास जो है वो एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा। इसका ऑपोजिट जो है वो इतना पॉसिबल नहीं होगा, इतना इजीली नहीं होगा, ठीक है, यानी कि डिकम्पोजिशन जो है वो फास्ट होगी और ओजोन जो है वो 20 रूम टेम्परेचर पे ही क्या करेगा, डिकम्पोज होगा बड़ी आसानी से और बड़ी स्पीड में, ये जो है वो डिकम्पोज होगा इसमें ऑक्सीजन में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम किसकी बात करेंगे, हम यहाँ पर बात करेंगे अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो काफी छोटी हो, ठीक है। इसके लिए एक बहुत छोटी हम यहाँ पर लेंगे, देखेंगे कि अगर हमारे पास वैल्यू बहुत छोटी हो। अच्छा, ये किस केस में आ जाएगा, हम हाइड्रोजन फ्लोराइड को देखेंगे या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी कह सकते हैं, काफी स्ट्रांग होता है, इसकी भी डिकम्पोजिशन देख लेते हैं, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन हमने कहा कि होगा और हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन गैस और साथ में हमारे पास फ्लोरीन गैस बन रही है, ठीक है। इस इक्वेशन को पहले हम बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखा गया, यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखते हैं, तो इसके लिए जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर भी देखते हैं, लेकिन हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे कि -13 एक्सपोनेंशियल -13 यहाँ पे इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हैं, अच्छा यहाँ पर हम एक और चीज भी डिस्कस करते चलें कि हमने साथ में यहाँ पे इनके यूनिट्स जो है वो डिस्कस नहीं किए हैं, उनको हम यहाँ पे फिलहाल नहीं करें क्योंकि उनसे हमारा फिलहाल कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न ये है कि हम वैल्यूज जो है वो हमारा मेन यहाँ पे कंसर्न है, ठीक है, इसलिए हम उनको जो है वो यहाँ डिस्कस नहीं करें। वापस आते हैं कि हमारे पास यहाँ पर डिकम्पोजिशन ऑफ HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसके लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास Kc की वैल्यू या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत, हम कह रहे हैं कि स्मॉल है, ठीक है, वेरी स्मॉल अमाउंट है ना, बहुत छोटी वैल्यू है ना ये। तो हम देखते हैं कि इस और अगर इसको हम देखें कि ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है किस पे आया है, ये हमारे पास आया है 2000 डिग्री सेल्सियस पे। 2000 डिग्री सेल्सियस पे भी हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत स्मॉल वैल्यू दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी डिकम्पोजिशन है यानी कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। इन 2000 डिग्री सेल्सियस पे हम देख रहे हैं कि बहुत स्लो प्रोसेस जाएगा। इसका मतलब है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसकी डिकम्पोजिशन इतनी आसान नहीं है। इंस्टेड जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, ये जो दो गैसेस हैं, ये जो है वो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाने को के लिए बहुत ज्यादा, यानी कि हम कहते हैं कि बहुत एक्टिव होंगी हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है, यानी कि रिवर्स जो है वो बहुत आसानी से होगा, बहुत जल्दी जल्दी होगा। लेकिन फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बहुत स्लो है, यानी कि इवन 2000 डिग्री सेल्सियस पे ये बहुत स्लो प्रोसेस है और हम कहते हैं कि बेसिकली एक नॉर्मल कंडीशंस पे ये रिएक्शन जो है होना चाहता ही नहीं, ठीक है।